आरिफ अलवी साहब को कहा है कि भाई आप जो हैं जनरल इलेक्शंस के लिए की डेट अनाउंस करने के लिए मुझे बुला नहीं सकते बिकॉज यू आर नो लॉन्गर एम्पावर्ड, क्योंकि जो इलेक्शन लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया गया है उसकी वजह से मेरे पास ज्यादा जो हैं पावर्स हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने हम आपको बताया था कल ही कि उन्होंने एक लेटर लिखा था सीईसी को कि जिस वक्त ये नेशनल असेंबलीज अगस्त 9 को डिसॉल्व हुई थी तो अंडर आर्टिकल 48(5) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो जो हैं उनको ही इज ओब्लाइज्ड टू ऑब्टेन अ डेट इन 90 डेज, क्योंकि 60 डेज में वैसे तो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज के बाद होता है, लेकिन चूंकि ये गए थे जल्दी पहले चली गई थी, डिसॉल्व कर दी थी इन्होंने असेंबली, तो अब 90 डेज के लिए तो उन्होंने कहा जी हम आपकी बात हमको सुनने की जरूरत नहीं है और सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसको अमेंड किया है जिसकी की वजह से अब इसी की पी के पास अथॉरिटी है और हमें आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। और वही जो अरफा बाजी अगेन बात कर रही थी कि जी यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम साहब ने कहा जी कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये आज इनकी मुलाकातें थी ये राजा साहब के साथ डोनाल्ड ब्लूम साहब की, और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हम फिर से रीअफर्म करते हैं कि हम फेयर और फ्री इलेक्शंस चाहते हैं आपके मुल्क में। और सिकंदर राजा साहब को उन्होंने कहा जी कि हम यूएस गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि आपके साथ जो आपकी कौम को, जो आपके अवाम को जो पसंद है, जो लोग, जो गवर्नमेंट जो पसंद है उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो पायन जो लोगों को पसंद थी वो तो आपने हटाई पहले, अब हटा के अब आप कह रहे हैं जी कि नहीं हम वो करेंगे। तो अब फिर उन्होंने कहा जी कि ब्लूम साहब कह रहे हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंट जो हैं वो इलेक्शंस होएं इन अकॉर्डेंस विद पाकिस्तानी लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भाईजान बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सानू दसन वास्ते। तो फिर तुसी हटाई क्यों साड़ी जड़ी गवर्नमेंट लोग चाहते सन? तो वो कहते हैं जी कि आप 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और हम आपके साथ खड़े हैं। वाह जी वाह पैन, क्या बात है। दिस पोर्शन ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा। डॉक्टर नाजिया रहमान यहाँ पर होती हैं एंड इनका कहना है कि फैमिली कॉस्मेटिक ब्रेसेस एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम, 150 येलो एवंस बुलेवार्ड इन ब्रैम्पटन एंड 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। 2 लोकेशन से सर्व करती हैं आपको। हमारी और आपकी डेंटिस्ट डॉक्टर नाजिया रहमान, 9058721100 इनका फ़ोन नंबर है। ग्रिल एंड चिक की बात करता चलूँ, बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन। अगेन 2 लोकेशन, मिसिसागा में 3525 प्लैटिनम ड्राइव इन मिसिसागा एंड 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। grillandchick.com पर जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। 9054560500 इनका फ़ोन नंबर है। हेयर मैक्स के शराज रहीम का कहना है कि अगर आपके या आपके घर वालों में किसी के भी कानों में सुनाई कम दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा तो साहब आप एक दफ़ा इनके पास आइए। ये हेयरिंग टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री करके देंगे आपको। साज़ो आवाज़ का हवाला देना पड़ेगा आपको। 4167928792 इनका फ़ोन नंबर है। अपॉइंटमेंट लीजिए, उनके पास पहुंच जाइए। और इसके साथ साथ माई इंश्योरेंस ब्रोकर के वकार अजीम का कहना है कि अगर आपको घर की, बिजनेस की या गाड़ियों की इंश्योरेंस चाहिए तो वकार अजीम साहब से कांटेक्ट करें। 4163022522 इनका फ़ोन नंबर है जी। हाँ जी, आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा जी कि जो टेररिस्ट और उनके एफिलिएट्स हैं और जो अबैटर्स हैं जो कि एक हॉस्टाइल एजेंडा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए चला रहे हैं, उनको हंट डाउन किया जाएगा और उनको सरेंडर करना पड़ेगा स्टेट के सामने। आज ये विजिट कर रहे थे शेरवंगी एरिया का नियर असमान मंजा इन साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे के 6 फौजी जो थे उनकी शहादत हुई थी जब वो फाइट कर रहे थे टेररिस्ट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जब वो आए तो उनको पूरी सिक्योरिटी की ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने जो है बड़ा इनको ट्रिब्यूट पेश किया ट्रुप्स को और उनको अप्रिशिएट किया कि आप अभी भी आपका रिजॉल्व है टू फाइट द मैनर्स ऑफ टेररिज्म। उन्होंने कहा जी ये जो शहदा हैं ये हमारा प्राइड है और हम किसी भी सेक्रीफाइस से पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि हमारे मुल्क में कंप्लीट पीस नहीं आ जाएगा। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं जी वो जो कराची के जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको मिल रहे थे और उसके अंदर उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल सरेंडर नहीं करेगा रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म और इनटॉलरेंस जो है हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और कोई अगर ये समझता है कि हम लड़ लड़ के हमें फटीक आ जाएगी तो वो बिल्कुल वो मिसअंडरस्टैंड हमें कर रहे हैं। हमें कोई फटीक नहीं आएगी, यानी कि हम थकेंगे बिल्कुल नहीं और हम जो है उन तमाम इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट लड़ेंगे नो मैटर व्हाट। और जो हमारे डेथ हुई है सोल्जर्स की साउथ वजीरिस्तान के अंदर, तो हम उनको बता देना चाहते हैं टेररिस्टों को कि वो हमारा मुल्क जो है हम इसी मुल्क में हैं, हम इसको रन करते हैं, हम कैसे रन करना चाहते हैं हम करेंगे। और अगर आप जैसे लोगों ने रिलीजन के नाम
पे आके केओस क्रिएट करने की इधर कोशिश की, तो आप मिस कैलकुलेट कर रहे हैं और आप हमें मिस रीड कर रहे हैं. वी विल फाइट टिल द एंड. और आप ये समझ रहे हैं कि ये लिमिटेड टाइम के लिए फाइट करेंगे और पीछे हट जाएंगे. तो हम सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं उनसे और अटैकर से डरने वाले नहीं हैं, और जब तक होगा हम लड़ेंगे. ख्वाजा हारिस साहब जो कि इमरान खान साहब के काउंसिल थे, वो अब पीछे हट गए हैं. तोशाखाना केस में उनको स्पेशली लाया गया था और उनको कहा गया था कि अब आप इस केस को लीड करेंगे. आज उन्होंने कहा जी कि अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि अनड्यू इंटरफेरेंस जो है मेरे काम के अंदर जो है वो की जा रही है. इसलिए अब सीनियर लॉयर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, इमरान खान साहब के सारे अब केसेस लेके चलेंगे. और इसके अंदर तोशाखाना भी है, टेररिज्म और करप्शन के भी जो अलेज्ड केसेस हैं वो भी. ख्वाजा हारिस ने अपनी ये जो लीगल टीम है उसको कहा था कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट आप ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं तोशाखाना केस में, ये आप ना करें. लेकिन जो लीगल टीम के दूसरे मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज करने ही चाहिए. उसके ऊपर ख्वाजा हारिस बहुत ज्यादा खफा हो गए और उन्होंने लीगल टीम से कहा कि जी अगर आप मुझे डिसीजंस नहीं बनाने देंगे, हालांकि मैं लीड कर रहा हूं, मैं लीड काउंसिल हूं, तो फिर आप ये चीजें जो हैं खुद से संभालें. तो अब जो है वो दूसरे जो हैं खासतौर पे जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो सारी चीज को लेके चलेंगे. हिंदुस्तान के अंदर जनाब आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हिंदुस्तान से रिलेटेड न्यूज आई. साउथ अफ्रीका का एक न्यूज वेबसाइट है डेली मैवरिक, उसने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा कि जी हमारा जो है, हमको वी हैव बीन सब्जेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, जिसको कि आम जबान में DDoS कहते हैं. और ये जो DDoS होता है ये साइबर अटैक होता है. DDoS जो है हमारे ऊपर किया गया है क्योंकि हमने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी कि मोदी जी जिस वक्त ब्रिक्स की मीटिंग के लिए साउथ अफ्रीका आए हैं, यहां पे लैंड किया जब उनका तैयारा वाटर क्लूफ एयर फोर्स बेस पे, तो उन्होंने मोदी जी ने तैयारे से नीचे उतरने से इनकार कर दिया जब उनको पता चला कि साउथ अफ्रीका का एक मिनिस्टर उनको लेने के लिए आया है, जबकि वो सोचते थे कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी कि जो उनके काउंटर पार्ट हैं सिरिल रामापोसा, वो उनको लेने के लिए आएंगे. तो वो कहते हैं जी जिस वक्त हमने ये खबर लगाई तो हमारे ऊपर DDoS का जो है वो अटैक आया, और जब हमने इसको ट्रेस किया तो हमें पता चला जी कि इसका सर्वर, ये जो वायरस छोड़ा है और ये जो हमारे पे साइबर अटैक किया है, इसका सर्वर हिंदुस्तान के अंदर था और वहां से ये सारा हो रहा था. तो कोशिश ये की जा रही थी कि ये जो हम डेली मैवरिक में जो रोज न्यूज डाल रहे हैं, और खासतौर पर ये जो न्यूज हमने मोदी जी के बारे में डाली थी, ये हिंदुस्तान में कोई ना पड़े. तो वो कहते हैं जी अब तो वैसे हम उसके लिए कुछ हमने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, अगर जो है वो फायरवॉल जो है वो हम इज इन प्लेस और हम वेबसाइट को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये बहुत ही खतरनाक अटैक था हमारी वेबसाइट के ऊपर, और हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है हमारी हिंदुस्तान के अंदर पड़ी जा सके. हमें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना है क्योंकि ये वायरस जो उन्होंने डाला है और जो साइबर अटैक किया है बहुत ही खतरनाक है. फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी न्यूज जो है वो देखी और सुनी जाए. भाईजान ऐसे नहीं होता लोगों की न्यूज. आप पाकिस्तान में भी यही होता है, न्यूज काट दो, इमरान खान को काट दो, इसको काट दो, कहीं ना कहीं से खबरें जो है लोगों तक पहुंचेंगी. आप कैसे, आजकल इंफॉर्मेशन एज है, कैसे रोकेंगे इन चीजों को. द वायर की ये स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय जो है बद्री रायना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है. और ये वो कहते हैं जी कि हिंदुस्तान में कोई ना कोई मुद्दा जो है वो गर्म रहता है, जैसे कि पहले अयोध्या का, राम मंदिर का, फिर जम्मू और कश्मीर में जो रिवोक किया गया था आर्टिकल 370, और अब बातें आ रही हैं कि जी हम हिंदुस्तान का इतिहास बनाएंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम अब रीराइट करेंगे. इतिहास हिस्ट्री होती है, तो वो कहते हैं जी कि इतिहास ये बनाने लगे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया का जो है हम वो रीराइट करने लगे हैं. वो कहते हैं जी कि ये सारी चीजें जो हैं ये इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो सेक्युलर और सोशलिस्ट का एक नारा कभी लगाया गया था, उसकी डेफिनेशन चेंज करके हिंदुस्तान को अब जो है एक इंडियन राष्ट्र बनाया जा रहा है, जहां पे के रिलीजन को यूज किया जा रहा है ग्रास रूट लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा यूज करने के लिए. और जो मोस्ट इन्फेक्शियस जो अब हमारे मुल्क में जो आउटरीच है जो ये लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, जहां पे यंग एंकर्स और रिपोर्टर्स उन्होंने बिठाए हुए हैं जिनको के मेंटली इतना उन्होंने तैयार किया हुआ है कि बड़े एनर्जेटिकली चीख चीख के वो यही चीजें जो हैं सारा सारा दिन बोलते रहते हैं कि हमारी तो बड़ी पुरानी लैंड है, बड़ी एंशिएंट हमारी हिस्ट्री है, बड़ी हमारी कल्चरल रियलिटी है, और हम जो हैं हिंदुस्तान के अंदर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो एक यूनिवर्स ऑफ डेवलपमेंट जो है इस मुल्क के अंदर आ गई है. तो इसके लिए हमको अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको फिर से लिखना पड़ेगा. तो वो कहते हैं जी कि
ये जो एक नेशनलिस्ट बेस क्रिएट की जा रही है, ये हमारे सेक्युलर फाइबर के लिए अच्छी नहीं है। ये बार बार बताया जाता है, ये हमारी जो मिडिल क्लास को खास तौर पे, कि जो इस वक्त आपकी लीडरशिप है उसकी ग्लोबल लीडरशिप की रीच है, उसको इतना इज्जत दुनिया में दिया जा रहा है, लेकिन असल में जो हिंदुस्तान के मुद्दे हैं जैसे कि मेल न्यूट्रिशन, उसका मेंशन कहीं पे भी नहीं किया जा रहा, हंगर का मेंशन कहीं पे भी नहीं किया जा रहा, रिकॉर्ड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में इस वक्त, उसका जिक्र कहीं नहीं किया जा रहा, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, जो औरतें लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, माएं, उनको अनीमिया है, उसके ऊपर नहीं बात की जा रही, और जो एक एम्बैरसिंग 80 करोड़ इंडियंस हैं उनको फीड करने के लिए हमारे पास ग्रेन नहीं है, और हमारा जो पर कैपिटा परचेजिंग पावर है, जो पैरिटी रेशो है, इट इज शेमफुल कंपेयर टू सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो वो कहते हैं जी कि हम क्या बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 106 अमेंडमेंट्स देखी हैं 70 इयर्स में, जबकि दुनिया की जो लीडिंग इकोनॉमी है जैसे कि यूएस, उसने सिंस 1787 सिर्फ 27 जो है वो चेंजेस देखी हैं। जापान के अंदर तो उन्होंने एक भी चेंज नहीं की अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और वो कहते हैं जी यूके का तो क्या कहना, इंग्लैंड का तो क्या कहना, वो तो बगैर किसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के इस तरह जो है लॉ बेस्ड सोसाइटी पे चला रहे हैं। तो वो बद्री राणा साहब कहते हैं जी कि ये जो अब 26 पॉलिटिकल पार्टीज का ये जो इंडिया अलायंस अब बना है, इनके ऊपर अब एक मॉरल ड्यूटी आती है कि वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को आगे लेके कैसे चलेंगे। और वो कहते हैं जी कि आपको भूलने की जरूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है मैसेस की लाइफ लाइन है, और ये इस फ्रीडम के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इंडिया कॉन्ग्लोमरेट, ये जो 26 पार्टीज का अलायंस है, इनको तैयार रहना चाहिए ये सैक्रिफाइस देने के लिए, और आपको रिकॉल करना चाहिए वो जो आइकॉनिक स्लोगन है 3 मस्कटियर्स का, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और जनाब आजकल फवाद खान और महिरा खान जो हैं बड़ी न्यूज में हैं। कल भी हमने आपको बताया कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज में आ रहे हैं। अब एक ऐड आ रहा है, एक ऐड में भी ये दोनों जो हैं वो नजर आएंगे, और ये ऐड जो है ये एक ब्राइडल वेयर जो का जो कैंपेन है, ये जो इसकी फवाद की वाइफ सदफ चला रही हैं, उसके अंदर ये नजर आएंगे, जिसमें कि फवाद जो है वो ब्लैक शेरवानी में नजर आ रहे हैं, और जो महिरा है उन्होंने सीक्वेंस वाइड अनारकली पहना हुआ है, पर्ल्स हैं, सिल्वर ज्वेलरी, और वो फवाद खान के पास आती है, उसके चेस्ट पे हाथ रखती है, और एक हवेली का खुला दरवाजा है, उसके अंदर ये खड़े हैं। लग रहा है कि जैसे पुराने प्रेमी थे जो कि मिल गए हैं। और अमृता प्रीतम की जो बड़ी मशहूर पोएम है मैं तेनू फिर मिलांगी, उसकी जो वर्सेस हैं वो बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो ये जो ब्राइडल कैंपेन है इसका भी नाम है फिर मिलेंगे, तो उसके ऊपर जी ये नजर आएंगे इस ऐड के अंदर। और जनाब हिंदुस्तान के अंदर आज 69th नेशनल अवार्ड्स जो हैं वो सुनाए गए हैं, और उसके ऊपर कुछ लोग भड़क गए हैं। फॉर्मर जम्मू और कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपने एक्स यानी ट्विटर के ऊपर जो है बड़ा मॉक किया है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स जो हैं उनको अवार्ड मिला है नेशनल इंटेग्रेशन का, और नरगिस दत्त अवार्ड उनको दिया गया है। और ये फिल्म आपको पता है कि ये विवेक अग्निहोत्री जो थी उन्होंने बनाई थी, और बड़ा इसके ऊपर द कश्मीर फाइल्स के ऊपर बड़ा एतराज आया था। तो उन्होंने कहा जी कि मैं क्वेश्चन करता हूं कि ये कैटेगरी कौन सी है, और लाफिंग इमोजी जो है वो उन्होंने उसके आगे बनाई है। अच्छा, अब जब ये उन्होंने लिखा तो विवेक अग्निहोत्री ने तो जाहिर है चुप नहीं रहना था। उन्होंने कहा जी आप जो बात कर रहे हैं ना, ये आपने जो बात की है वो मेरे लिए बिगेस्ट अवार्ड है, और अगर आप इसके अलावा कोई बात करते तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता। तो थैंक यू वेरी मच। मैं तो यूएसए में था जब मुझे ये पहली दफा पता चला कि मैंने इतना प्रेस्टिजियस जो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडिया का, ये मैंने हासिल किया है। तो मैंने तो हमेशा से कहा है कि द कश्मीर फाइल्स जो है ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये कश्मीरियों की है। विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म जो थे वैली में उनकी है, और उनकी आवाज जो थी मैंने उठाई थी जिन्होंने फेस किया था टेररिज्म, और उनका पेन जो है मैंने दिखाने की कोशिश की ताकि सारा हिंदुस्तान भी देख सके। तो ये फिल्म वाज डेडिकेटेड टू देम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग व्हाट यू सेड। न्यू मैक्सिको के एक जज जो हैं जी, उन्होंने एलेक बॉल्डविन के जो अटॉर्नीज हैं उनकी रिक्वेस्ट एक दफा से फिर से जो है डिसमिस की है इन सिविल लॉ सूट, इन वो जो रस्ट जो की जो चल रही थी, इनकी शूटिंग जिसके के अंदर इनसे जो बंदूक चली थी गलती से, जिसमें कि इनकी एक जो थी सिनेमाटोग्राफर उनकी डेथ हो गई थी, ऑन सेट शूटिंग जो हुई थी फेटली बड़ी। तो उसके ऊपर जो इनके जो अटॉर्नीज थे वो कह रहे थे कि ये डिसमिस करें सिविल सूट, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। चीफ डिस्ट्रिक्ट जस्टिस ब्रायन बेडशीड ने कहा है कि हम इसको डिक्लाइन करते हैं, और आपकी जो प्रोसीडिंग्स का आप डिले कह रहे हैं उसको भी हम डिले नहीं करेंगे। बॉल्डविन
बॉल्विन की जो लीगल टीम थी वो जरा फिर भड़क गई। उन्होंने कहा जी आप हमारे क्लाइंट को रिस्क ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो पे डाल रहे हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको अभी भी डिसाइड करना है और रीफाइल करना है क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। और इसके ऊपर उनके जो अटॉर्नी है रॉबर्ट श्वार्ट्ज, उन्होंने कहा जी कि आप ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट पोजीशन में उसको डाल रहे हैं और आप जो हैं इसको ये प्रोटेक्ट करने का मौका नहीं देंगे। तो जज ने इसके साथ डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको बिल्कुल वी आर माइंडफुल ऑफ मिस्टर बॉल्विन्स राइट्स और हम उसको बिल्कुल पूरा देंगे, लेकिन आप ये जो डिले करना चाहते हैं इसमें हम डिले नहीं करेंगे और इसको रिजेक्ट भी नहीं करेंगे। हम जो है वो यानी जाने भी नहीं देंगे सिविल सूट जो है। तो उन्होंने रिजेक्ट की इनकी सारी जो है रिक्वेस्ट। आज US ओपन कप के जो सेमीफाइनल जो है जी, जो FC सिंसिनाटी जो है उसके और इंटर मिलान के बीच में हो रहे थे। तो इंटर मिलान ने तो जनाब कमाल ही कर दिया, 2-0 से चल रही थी आगे ये सिंसिनाटी और फिर ये वापस आए और ये बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है जो समझी जा रही है सिंस मेसी, सिर्फ 36 ईयर्स इनकी एज है जब से ये वापस आए हैं MLS में लास्ट मंथ से। तो इन्होंने 2 असिस्ट दिए और ये 2-0 से चल रहे थे और फिर अचानक इन्होंने जो गोल करने शुरू किए तो 3 हो गए। तो फिर उन्होंने दूसरी टीम जो थी उन्होंने भी जो है वो 3-3 कर लिया। तो फिर एक्स्ट्रा टाइम में गेम चली गई। एक्स्ट्रा टाइम में मार्टिनेज जो था उसने फिर जो है आगे लेकर चला गया इंटर मिलान को और उसने जो है एक और गोल किया। तो 4-3 से आगे चल रहे थे, लेकिन उसको फिर से जो है सिंसिनाटी के जो यू कबू है उसने इक्वलाइज किया। तो 4-4 स्कोर लाइन चली गई। फिर मेसी ने कन्वर्ट किया एक डिफेंसिव पेनल्टी और 5-4 से शूट आउट में इसको जिताया इंटर मिलान को और ये अब जीते हैं ओहायो में और अब ये जाएंगे फाइनल्स के अंदर। तो आज फिर से मेसी को बड़ा हेल किया गया एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। फीफा जो है जी उसने आज कहा है कि वो एक ओपन करेगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट लुई रेबेलस, जो कि स्पेनिश फुटबॉल के प्रेसिडेंट हैं, फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने कि ये जो स्टार स्पेनिश जो फुटबॉलर थी जेनी हरमोसो, उनको लिप्स के ऊपर किस किया था जब ये विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल जो था लास्ट वीक जीते थे। तो वैसे तो इन्होंने सॉरी कहा था, लेकिन जो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था जी ये सॉरी इनकी काफ़ी नहीं है। तो आज फीफा ने कहा है कि इन्होंने ही माइट हैव वायलेटेड आर्टिकल 13 पैरा 1-2 ऑफ फीफा डिसिप्लिनरी कोड। और जो स्पेन की ये जो हैं स्टार प्लेयर जेनी हरमोसो, इन्होंने भी एक जॉइंट स्टेटमेंट में विद यूनियन फुटप्रो जो है वो कहा था कि एक्शन इनके अगेंस्ट लेने की जरूरत है। स्पेन की जो विमेंस फुटबॉल लीग है लीगा एफ, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ये जो हैं लुई रुबेलेस इनको सैक किया जाना चाहिए। तो अब जनाब पता चलेगा सैक होंगे कि नहीं। आईसीसी ने जनाब आज कहा है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस जो है हैदराबाद के अंदर खेलेगा और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सितंबर 29 और 5 टाइम चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अक्टूबर 3 को एट राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। पाकिस्तान का अपना फर्स्ट जो 2 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो भी यहीं होंगे। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट अक्टूबर 6 को, श्रीलंका के अगेंस्ट अक्टूबर 10 को। थर्ड मैच जो है वो अगेंस्ट इनका इंडिया है एट ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो 132,000 स्पेक्टेटर्स के लिए है। ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में अक्टूबर 14 को होगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, उसके बाद हम आपको मिशेल जो चौधरी हैं उनके इंटरव्यू के लिए लेके जाएंगे, जो कि हमने आपको बताया ही है कि सिरिल एंड आयरिस चौधरी फाउंडेशन जो चला रही हैं, जो कि पाकिस्तान में जब भी कभी कोई तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उनकी फाउंडेशन बहुत सारा काम करती है और बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं। तो उनके साथ हमने 10-15 मिनट की बात की है, वो हम आपको सुनाएंगे। बट आफ्टर दिस लास्ट न्यूज़ हमारी एब्सोल्युटली इज अबाउट डेफिनेटली पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो सेकंड ODI चल रहा था, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आज बैटिंग की अफगानिस्तान ने। पिछले मैच में तो 54 पे ही आउट हो गए थे, आज जनाब इन्होंने धुएं निकाल दिए। पाकिस्तान के गुरबाज ने 151 रन बनाए, जरदार ने बनाए 80 for 5 इन हैम्बन टोटा, और इन्होंने सेट किया पाकिस्तान के लिए जो था जो टारगेट दिया 300 इन्होंने रन्स बनाए, तो 301 पाकिस्तान ने बनाना था। इन दोनों ने मिलकर जो ओपनिंग स्टैंड डाला था वो 227 का डाला था इन 40 ओवर्स, जो कि हाईएस्ट है अगेंस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने इसको फिर भी 1 विकेट से विन किया। अभी एक बॉल जो थी इट वाज रिमेनिंग। इमामुल हक ने बनाए 91, बाबर ने 53, शादाब ने 48। अब इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीता था और उन्होंने ऑप्ट किया था बैटिंग के लिए। तो अब सीरीज जो 3 मैच की सीरीज है उसमें पाकिस्तान जो है 2-0 से ऊपर है। तो जनाब ये थी हमारी खबरें।